हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं। तो इस मॉक टेस्ट में जो आपको पता है कि क्या क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है, ये मिक्स मॉक टेस्ट है, कंटिन्यू डेली आपके लिए अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो आपने डेली वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और साथ में इस जितनी भी वीडियो आपकी चल रही है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट अभी हो रहे हैं आपके करंटली जिसमें मिक्स मॉक टेस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को जो वो इजीली देख सकते हैं। ये शायद 27th वीडियो है, 28th वीडियो है, बाकी 27 वीडियो अपलोड कर रखे प्ले लिस्ट में, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? तो धर्मशाला, स्पीति, नाहन, काजा। तो मिनी लहासा के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका धर्मशाला। धर्मशाला का जो वो मिनी लहासा के नाम से जो ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो धामी गोलीकांड जब हुआ था ये 1939 में, इसके नेता कौन थे? बाबा कांशीराम, पद्मदेव सिंह, भागमल सोठा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भागमल सोठा जो है धामी गोलीकांड जो हुआ था इसके नेता थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 15 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1966 को, 15 अगस्त 1977 को या 25 जनवरी 1971 को? तो ये 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, बिलासपुर में है। तो भूतनाथ मंदिर जो आपका ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, तो मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है, पेट है या मलाशय? तो छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ अबूडेंट, आपने इसका जो है मतलब क्या बताना है, अपोजिट में नहीं बताना है। अबूडेंट होता है अधिकतर, अधिकतर बोल सकते हैं, अधिक मात्रा में बोल सकते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में या अधिकतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अधिक मात्रा में। तो प्लफ, प्लफ क्या होता है? जोतना, खेत जोतना। ठीक है, जो खेतों में हल जोतते हैं हम तो उसको बोलते हैं प्लफ। प्लेंटी, प्लेंटी इसका क्या हो जाता है? सिनोनिमस। प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है? अधिकतम, अधिकतर। ठीक है, रिच, रिच भी अमीर होता है। अमीर कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, अधिक पैसा होता है, वो भी आपके किस में आ जाएंगे? रिच में आ जाएंगे। और एम्पल, एम्पल क्या होता है? एम्पल होता है पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में, उसको बोलते हैं पर्याप्त। तो इसका एंटोनिमस हो जाएगा एम्पल। ठीक है, एम्पल जो आपका ये अबूडेंट का एंटोनिमस हो जाएगा, या एम्पल या अबूडेंट, इसका एंटोनिमस हो जाएगा ये एम्पल। तो अबूडेंट अधिकतम मात्रा में और एम्पल पर्याप्त मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटोनिमस ऑफ बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, कृपालु, दयालु। ठीक है, परोपकारी, परोपकारी जिसको हम बोल सकते हैं दयालु भी बोल सकते हैं, कृपालु भी बोल सकते हैं, काइंड हार्ट जो पर्सन होता है उसको बोल सकते हैं हम। तो बेनिवोलेंट तो सिनोनिमस इसका हो जाएगा काइंड, चैरिटेबल जो दान में करता है वो भी दयावान ही आदमी होता है। प्लेंटी इसका अधिकतम होता है। लेकिन मेलीवोलेंट ये होता है द्वेष, द्वेषकारी, मतलब जो द्वेष रखता है, घृणा की इच्छा रखता है। ठीक है, दुष्ट बंदा, मेलीवोलेंट, ये इसका एंटोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिमिनिश, डिमिनिश होता है कम करना। डिमिनिश क्या होता है? कम करना, घटाना। ठीक है, कम करना, घटाना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो एंटोनिमस बताना है। श्रिंक, श्रिंक क्या होता है? सिकुड़ना, कोई चीज़ जब सिकुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम श्रिंक। ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस होता है कम करना, कम करना, रिड्यूस। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है? कम करना। लेकिन इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ाना। ठीक है, तो एंटोनिमस हो जाएगा डिमिनिश का इंक्रीज, इंक्रीज जो इसका ये एंटोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ कैंडिड, कैंडिड क्या होता है? स्पष्टवादी। ठीक है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। तो ऑनेस्ट ये ईमानदार होता है।
फ्रैंक भी आपका स्पष्टवादी होता है। सिंसियर भी सच्चा आदमी होता है, जिसको सच्चा आदमी बोलते हैं उसको सिंसियर बोलते हैं। फ्रैंक भी स्पष्टवादी होता है, लेकिन डिसेप्टिव होता है धोखाधड़ी करने वाला। कौन? धोखाधड़ी करने वाले को हम क्या बोलते हैं? डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव जो इसका ये एंटोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या होता है? नाजुक, ठीक है। दैट कैन बी ब्रेक इजिली, फ्रजाइल, ठीक है। तो बी किसका सिनोनिमस हो जाएगा? ब्राइटल भी। ब्राइटल भी क्या होता है? ब्राइटल भी होता है कमज़ोर, ठीक है। वीक भी कमज़ोर। डेलिकेट ये जरूरी समझना, इसको हम बोलते हैं नाजुक। डेलिकेट जो तो उसको बोलते हैं नाजुक। लेकिन स्टर्डी किसको बोलते हैं? जो तगड़ा बंदा होता है, ठीक है, तगड़ा, ठीक है। जो तगड़ा बंदा उसको हम बोलते हैं स्टर्डी। तो एंटोनिमस फ्रेजाइल का स्टर्डी हो जाएगा। एंटोनिमस ऑफ मैलो। मैलो होता है मतलब, मैलो क्या होता है आपका? मैलो होता है आपका मुलायम, ठीक है। सॉफ्ट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। मुलायम, सॉफ्ट, स्मूथ, ठीक है। ये सारे इसके जेंटल, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिमस है। लेकिन जो हार्श है, हार्श इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिमस। हार्श क्या होता है? कठोर, तीखा, चुभने वाला कोई चीज़, ठीक है, कठोर, तो उसको बोलते हैं हार्श। एंटोनिमस इस मैलो का हो जाएगा हार्श। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यंजन कितने होते हैं? मेरे को व्यंजन का बताना है, व्यंजन कितने होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता है कि हिंदी वर्णमाला में जो आपके वर्णों की संख्या होती है वो टोटल होती है 52। अब 52 कैसे होगी? जब आप काउंट करेंगे तब आपके पास जो लिखे रहेंगे वो रहेंगे 50, ठीक है। तो कैसे होते हैं वो सारे हम देखते हैं। यहाँ पे देख, तो स्वर कितने होते हैं, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको। स्वर होंगे आपके 11, ठीक है। व्यंजन होंगे आपके कितने? 33। 11 और 33 कितने हो गए? 44 हो गए ना टोटल। यहाँ तक हो गया आपके 44। अब आपके अंतस्थ व्यंजन ये हो गए आपके 4। फिर आगे आपके ऊष्म वर्ण हो गए आपके 4, ठीक है। फिर आगे आपके अयोगवह ये हो गए 2। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और आह, ठीक है। ये कितने हो गए? 33, 44, 4 33 और 11 आपके 44 हो गए। 44, 4 48, 4 52। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आपके अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण ये व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके ये व्यंजन में आ जाते हैं। इसमें आपके स्पर्श व्यंजन भी है 33 में। तो 33 जो हुए आप इसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 आपके ऊष्म वर्ण है और 4 जो आपके कौन है? अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें आपके 33 हो गए। अब इसमें क्या बचे? संयुक्त व्यंजन आएंगे यहाँ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन रहेंगे आपके। और साथ में क्या रहेंगे आपके? साथ में रहेंगे उत्क्षिप्त वर्ण। ये कितने रहेंगे? ये 2 रहेंगे। कौन कौन से? ड़ और ड़, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे आपके इस ऊष्म वर्ण और अंतस्थ व्यंजन 33, क्योंकि 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म वर्ण 33 हो गए, ठीक है। और 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। तो 33, 11, 44 और 4 48, 2 50, 2 52, ठीक है। और किसी दिन हम वर्ण का पूरा टॉपिक लेंगे, वहाँ सारे क्लियर करेंगे ये, ठीक है। इसमें जो आपके स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, उत्प्रेक्ष व्यंजन, अयोगवा, यहाँ पे ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और आगे स्पर्श व्यंजन पूछे जाएँ तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ कौन सा वर्ण है? तो क, ख, ग, घ, अंग। तो अल्प प्राण है, महाप्राण है, या फिर अघोष है, ठीक है। तो अघोष तो आपको पता है, अघोष और सघोष जो वो कौन से होते हैं? अघोष आपका ये होता है पहला, और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका? अघोष, ठीक है। और लास्ट के 3 वर्ण जो आपके ये क्या होते हैं? सघोष बोल सकते हैं आप, घोष बोल सकते हैं।
और क ये अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ठीक है। ग अल्प प्राण है, घ ये महाप्राण है। क्या ये महाप्राण है, तो घ कौन सा वर्ण है, ये घ जो आपका ये महाप्राण है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्ष कौन सा वर्ण है, तो क्ष आपको पता है कौन सा वर्ण है, अल्प प्राण संयुक्त व्यंजन है। क्ष कैसे बनता है, क हलांत जमा षटकोण वाला श, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ आएगा। पश्च स्वर में कौन सा आएगा, आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएंगे, औ आ जाएंगे, ये पश्च स्वर में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। स वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है आपका ये दंत्य होता है, ठीक है। स वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ध्यान से, संख्याओं का योग नहीं हो पूछा, संख्याओं के अंकों का योग। अगर संख्याओं का योग पूछा होता तो आप क्या फार्मूला पुट करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 100/100 प्लस 1/2। तो आपका आंसर आता है 100, 101, 2 और यहाँ 50 हो गए, 500 हो गए, 50 और ऐड कर दो तो 50 आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, पर ये आंसर नहीं है इसका। ये जो आपका ये संख्याओं के सभी अंकों का योग, अंक जैसे ये 22 लिखे हैं, 23 लिखे मैंने, 12, 13, 11 लिखे ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला योग पूछा, ना कि संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फार्मूला पुट करेंगे और आप आंसर निकाल के 50-50 दे देंगे, ये जो आंसर है। लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। क्वेश्चनों में जो आपके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप ढंग से, तो आपका आधा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि 1 से लेके 99 तक, ठीक है। एक कितनी बार आता है, एक आता है आपका 20 बार, ठीक है। 1 से लेके 99 तक एक आता है आपका 20 बार। तो आप क्या करेंगे कि 1 से लेके 9 तक, ठीक है। 1 से लेके 9 तक जो आपका आप जो संख्याएं होंगे वो प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 9 तक सारी संख्याओं को क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। 1 से लेके 99 तक एक 20 बार लिख के आप 1 से लेके 9 तक सभी संख्याओं का प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 6, 6 4 10, 5 15, 6 21 और 7 27, 27 और 8 कितना होता है आपका 35, 35 और 9 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 आ जाएगा और ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर 45, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है। 45 में 90 होते हैं 900। तो अब 900 जो है 1 से लेकर 9 तक 99 तक जो है ये किसकी संख्या है, अंकों की संख्या। लेकिन आप कितना पूछा है, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं के अंकों का योग, 100 तक के पूछा। तो लेकिन एक अंक आपका किसमें, 100 में भी है एक, ठीक है। तो प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 901 आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 901। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से कोई नहीं होगा 901। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। यहाँ पे रखो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये पूर्व है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। और प्रेजेंट में की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका अंतर आपने डिफरेंस देखना है, डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन सेट है, नहीं तो डिफरेंस सेम करना पड़ता है, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है हमें बाद में। देखो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, ठीक है।
और 5 और 3 का कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो ये डिफरेंस बराबर करेंगे। तो ये 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब क्या हो गया, डिफरेंस आपका इक्वल होगा। 3 और 2 के बीच में 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर हो गया अब, और 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर हो गया। तो 1 का अंतर और यहाँ कितने का, 10 का है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इसको आप चाहे यहाँ पुट कर लो वैल्यू को, अगर यहाँ पुट करते हो जैसे 10 3 30 और 10 5 50, तो आपको 10 10 जो प्लस करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। अगर यहाँ करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। देखो 10 10 है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 10 चौके 40, 10 छक्के 60। ये ए और बी की वर्तमान आयु आ गई। तो पूछा कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, 40 और 60 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 3 छात्रों की आयु का अनुपात कितना है। 3 छात्र है, इनकी आयु, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 3 छात्रों की औसत आयु है, ये औसत आयु 15 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना, 2:3 अनुपात जो है वो 4 है। अच्छा, 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 3 45 हो जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है, 45 हो जाएंगी। और यहाँ पे रेशियो में कितना दे रखा है, 4 3 7 2 9। तो ये 9 पार्ट की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। ये औसत आयु दे रखी है 45 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 15 वर्ष औसत आयु, ठीक है, 3 छात्रों की। और टोटल आयु निकालनी तो 45, और यहाँ टोटल कितना है, 4 3 7 2 9। तो ये 9 पार्ट है, ठीक है। 9 पार्ट की वैल्यू 45, हमें चाहिए 1 पार्ट की वैल्यू। तो 9 पंजे 45। अब 3 9 की निकाल लो इन्हें की। तो 5 दूनी 10, ए की होगी, 5 3 15, बी की होगी, 5 चौके 20, सी की होगी। तो आपसे पूछा किसका, सबसे बड़े छात्र की आयु। सबसे बड़े छात्र कौन है, 4। ए बी और सी, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4 है। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।